दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। वेलकम बैक टू टॉक विद टॉप एडुकेटर्स। दोस्तों हमारे साथ आज के एपिसोड में भी मौजूद हैं डिम्पी मैम। तो डिम्पी मैम, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैम, कल के वीडियो में हमने बहुत सारी बातें की और बच्चों ने बहुत इसको पसंद किए और मुझे लगता है कि बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक होगा। और आज का जो एपिसोड है वो और भी खास है क्योंकि हम इस पे मोर ऑन सब्जेक्ट पे बात करेंगे, जिससे कि बच्चे के पढ़ाई में, कल जो था उनके लाइफस्टाइल के लिए थी कल की वीडियो, आज की वीडियो उनकी पढ़ाई की स्ट्रेटजी पर होगी, जिस पर कि आपके जो अपने एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप भावी टीचर बना रहे हैं और आने वाले समय में वो एक बेहतर टीचर बनेंगे, तो वो बेहतर सीख सकते हैं कि वो आपके जैसे कैसे बन पाए। और मुझे लगता है कि अगर पूरी वीडियो में जो भी बातें होंगी, इसको अगर बच्चे फॉलो करेंगे, समझेंगे, तो निश्चित ही वो बेनिफिट उनको मिलेगी और आपके क्लासेस इत्यादि सबके भी बारे में जानेंगे। मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप बच्चों को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? सर मेरा जो टीचिंग सब्जेक्ट है, एक्चुअली बीएड मैंने मैथ से किया है जी। और एमए मैंने किया हुआ है इकोनॉमिक्स से, और जी। यूपीएससी में मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रखा है ज्योग्राफी। तो अच्छा। कॉम्बो ऑफ ऑल सब्जेक्ट हो गया इसीलिए हमारा। जी। तो मैं इसीलिए ईवीएस पढ़ाती हूँ, मैथ्स पढ़ाती हूँ, डीएसएसबी केवीएस के लिए जीके वाला पोर्शन मैं कराती हूँ, जी। एसएसटी का पेपर 2 मैं करवाती हूँ और पेपर 2 में मैथ्स में कराती हूँ। अच्छा, तो पेपर 2 में मैथ और एसएसटी और पेपर 1 में मैथ और ईवीएस। यस सर। तो फिर मैम हम लोग चले जाते हैं फिर। नहीं सर, बच्चे कहते हैं कि सीडीपी भी पढ़ा दो, तो मैं कहती हाँ? दीपक हिमांशु सर है नहीं ना, मैम, उनसे वही पढ़ो जाके। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैम, सीडीपी भी आप ले लीजिए, फिर हम सबको नो नो लेके सर, नो। जो जिस चीज में एक्सपर्ट है वो अपना सब्जेक्ट वही संभाले। नहीं मैम, बहुत तो बढ़िया। उसी मतलब चलिए, आपसे तो मान लीजिए जोक्स अपार्ट, लेकिन ये बच्चों का जो प्यार है उसी से दिखता है। बच्चों के जो आपके लिए उत्साह है और बच्चों से जो मैंने, क्योंकि आने से पहले मैंने बहुत सारे रिसर्च किए बच्चों के द्वारा, तो बच्चे जितना आपको पसंद करते हैं, मतलब कि ये तो पागल है आपके पीछे, तो वही दिखता है कि बच्चे कितना गेन कर रहे हैं। उनका रिजल्ट भी इस पर जो है, जो रिजल्ट का रेशियो इंक्रीज हो रहा है वो भी है। तो मैम, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही आपका एक्सपीरियंस है और मेजर सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं, ईवीएस भी पढ़ाते हैं, मेजर सब्जेक्ट है। मैथ और एसएसटी भी पेपर 2 का मेजर है। तो मैथ आपका अपना मेन सब्जेक्ट रहा है मैम, वही से शुरुआत करते हैं। मैथ से बच्चे यस। को बहुत डर लगता है मैम, इंक्लूडिंग मी। हालांकि मैथ मेरा अच्छा सब्जेक्ट था बचपन में, लेकिन मैथ अगर आप देखिएगा एक फोबिया है। अरे मैथ है, नंबर नहीं उठेगा, मैथ है नहीं बनेगा, मैथ है टाइम टेकिंग है। तो सीटेट को फोकस करके, या स्टेट टेट, जो टेट के एग्जाम्स हैं, इसको फोकस करके अगर हम बात करते हैं मैम, तो बच्चे को मैथ से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? क्योंकि एग्जाम नजदीक है, एमपीटेट की एग्जाम है, सीटेट की एग्जाम है। बच्चे को क्या अभी से बच्चे को क्या अटेम्प्ट लेना चाहिए? आप कैसे मदद करेंगे या बच्चे कैसे अपने से क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा मैथ के बारे में, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के बारे में बताइएगा मैम। सर बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगी, सीटेट का पेपर जो 1 आता है मैथ्स का, जी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं सर, बिल्कुल सिंपल। जी। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जो फॉर्मूला वाले क्वेश्चन होते हैं वो इजीली कर लेते हैं, लेकिन उनसे सिंपल क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं। जी। वो ऐसा है कि उन्होंने मैथ्स का फोबिया इतना हो गया है, तो उन्होंने, मैं तो सबसे पहले ये कहूंगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा के देखो, अच्छा। पैटर्न को फॉलो करो। अगर हम सीटेट के पैटर्न को फॉलो करते हैं सर, जो मैं गैस लगाती हूँ, जो आपने अगर नहीं देखा है, नहीं देखा है, जी। जो दिसंबर 2019 वाला जो पेपर हुआ था, जी। 30 के 30 क्वेश्चन मेरे नोट से आए थे, अच्छा। एक वाह। भी क्वेश्चन बाहर नहीं था। और मैंने जो स्पेशल क्लास पेपर से एक दिन पहले ली थी, जी। उससे 5 क्वेश्चन थे, और जो वाह। क्लास ली थी मैंने कहा था ये आ सकते हैं, उससे 11 क्वेश्चन थे, वाह। और टोटल 30 के 30 क्वेश्चन मेरे नोट से थे। तो सर ये मैंने आइडिया कैसे लगाया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पैटर्न को फॉलो करके। मैंने पैटर्न को फॉलो किया कि सीटेट की डिमांड क्या है। जी। सर मैंने वहां पे फॉलो किया कि जी। सीटेट की डिमांड क्या है। तो जी। सीटेट की डिमांड मैंने देखा कि 3rd क्लास की ईवीएस की बुक, 4th क्लास की ईवीएस की बुक, जी। एक मिनट सर, जी। 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास की ईवीएस की बुक एज इट इज क्वेश्चन उठकर आती हैं,
और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब यहाँ पे हम बात करें पहले मैथ्स की, ईवीएस की बाद में बात करते हैं। आपने मैथ्स से क्वेश्चन जी, पूछा है, जी, आई एम रियली जी। सॉरी, मैं भूल गई थी, मैं पहले नहीं मैम, मैथ्स की नहीं बात मैम, जो करती हूँ। अगर फ्लो में कुछ आ रहा है तो वो बच्चे के लिए लाभदायक ही होगा। जी, नहीं, सबसे पहले सर मैं मैथ्स की बात कर जी, देती हूँ जी, कि बच्चों का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, लिटरली वो बहुत हाई लेवल के मैथ्स की तैयारी करके चले जाते हैं, लेकिन बेसिक भूल जाते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे आता है, अगर आपसे पूछा जाए कि वो क्वेश्चन अगर सीटेट वाला पूछ रहा है जी, कि आपको ऐसा पेयर बताना है कि प्राइम नंबर, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। जी, बहुत सारे बच्चों को आज भी कंफ्यूजन है कि 1 अभाज्य संख्या में आता है कि नहीं आता है, जी, तो वो कंफ्यूजन के बिहाफ पे आपके मार्क्स चले जाते हैं। जी, जिसका बेसिक्स अच्छा होगा सर, सीटेट का जो मैथ्स की बात कर रही हूँ, इवन पैडागोजी की बात कर रही हूँ, सीटेट बेसिकली मैथ पे डिपेंड कर, बेसिक पे डिपेंड करता है। तो आपको ना केवल टॉपिक, जो टॉपिक लिखा हुआ है, ना केवल उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, उससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन कितने हो सकते हैं। तो जी, जैसे ही मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले तो सर मैं थ्योरेटिकल, उससे कितना थ्योरी वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं जो जी, आपके पैडागोजी में नहीं आएंगे, कंटेंट में ही वो थ्योरी मिलाकर देती है। जी, तो वो बेसिक क्लियर करना जरूरी है, उसकी थ्योरेटिकल चीजों के ऊपर आपको अप्लाई करना है। और दूसरी बात है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का पैटर्न फॉलो करना होता है। जी, प्लेस वैल्यू से अगर क्वेश्चन आए तो 3 साल लगातार आए, एक में अच्छा, उन्होंने एडिशन से क्वेश्चन पूछ लिया तो हुँ, अगले में सब्ट्रैक्शन से पूछ लिया। हुँ, अगर एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन आए तो 4 साल लगातार आए, और कुछ जी, नहीं था, टर्म चेंज की थी, एक बार डिवाइड कर दिया था, एक बार प्लस कर दिया था, हुँ, ऐसे करके पैटर्न फॉलो करना है। जी, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हम पहले ही एज्यूम कर लेते हैं, जैसे मैं कोई टॉपिक कराती हूँ तो मैं कहती हूँ, पहले मैं बताती हूँ चार्ट के द्वारा कि इससे इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, ये होगा टोटली प्योर थ्योरी। प्रैक्टिकल में टाइप 1 ये हो सकता है, टाइप 2 ये हो सकता है, इस पहलू को मिलाकर जी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखकर हम पहले से तैयार कर लेते हैं। तो जी, अब एग्जामिनर भाई पूछेगा क्या, सब कुछ तो हम पहले से तैयार करके बैठे हैं। जी, ईवीएस की अगर मैं बात करती हूँ, इवन ईवीएस की भी मैं बात करती हूँ, जी, ईवीएस का आपका ये देखना है कि आप पेपर 1 में बैठे हो कि पेपर 2 में। एक ठीक, क्वेश्चन अगर मैं आपको बताना चाहूंगी, क्वेश्चन आया था कि कौन सा ऐसा एनिमल, जंतु, कुछ भी कह सकते हैं, कि जो अपने दांतों के साइज को बैलेंस करने के लिए चीजों को काटता है। हमें पता अच्छा, है वो चूहा है, जी, लेकिन 5वीं क्लास की ईवीएस की बुक कहती है कि वो है गिलहरी। अच्छा, तो वहां पर सीटेट ने उस आंसर को गिलहरी क्यों माना? तो आप ये देखो, आप 5वीं क्लास तक के बच्चों वाला पेपर दे रहे, पेपर 1 की पेपर 2, अगर आप पेपर हुँ, 2 में जाओगे आपको वहां पे चूहा लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप पेपर 1 में जाओगे वहां पे आपको गिलहरी लगाना पड़ेगा। हुँ, अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, वो कब गए थे, डेट में इशू चल रहा है। जी, 5वीं क्लास की ईवीएस की बुक अलग बताती है और 6ठी क्लास की ईवीएस की बुक अलग बताती है। तो अच्छा, मैं ये कहूंगी, अगर आप पेपर 1 में जाओगे तो 5वीं क्लास की बुक को फॉलो करो, और पेपर 2 देने जाओगे तो 6ठी क्लास की ईवीएस की बुक को फॉलो करो। ये हुँ, आपको समझ करना है सर। एज इट इज लैंग्वेज उठ के आती है, ईवीएस की बुक के पीछे जो अभ्यास क्वेश्चन लिखे होते हैं, जी, मैचिंग उसमें से उठ के आ रहा है, जो बॉक्स बना होता है ना बुक के अंदर, जी, उससे क्वेश्चन एज इट इज उठ के आते हैं। तो ओह! मैंने बच्चों को क्या करवाया, 3rd 4th 5th क्लास की एनसीईआरटी की बुक मैं पहले से ही उनको डाउनलोडेड फॉर्म में दे देती हूँ। फिर अच्छा, हम पेपर टू पेपर मैं बुक सॉल्व करवाती हूँ कि आप खुद इससे क्वेश्चन निकाल सकते हो, आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी, 3rd क्लास की एनसीईआरटी पूरी बुक आधे घंटे में खत्म कर ली हमने, मान जी, लो नोट्स बना लिए, की नोट्स, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। जी, सर अगर आप पैडागोजी के क्वेश्चन देखते हो तो जी, वहां पे नीचे लिखा होता है अध्यापक के लिए, एक जी, बॉक्स होता है, जी, उसमें से पैडागोजी एज इट इज उठ के आई है सर। सीटेट अच्छा, तो डिमांड ही कुछ नहीं कर रहा है सर। हुँ, हमने जितने भी, अब गैस लगाती हूँ मैं जब ये, मैं अब दावा करती हूँ कि सारे क्वेश्चन मेरे नोट से ही आएंगे, जी, क्योंकि मैंने पैटर्न को देख लिया है, उससे जी, बाहर कुछ नहीं आया। 6 साल मैंने सीटेट पढ़ा दिया, रिकॉर्ड बना दिया कि उसके बाद आज तक नहीं आया, तो भाई हमने सभी तैयार कर लिया है। अब जी, जो मैं ये कहती हूँ ना सर कि इस साल ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, जी, और वो भी हमारा तुक्का बिल्कुल सही जाता है, एज इट इज क्वेश्चन वो एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो जी, मैं तो पहले ये कहूंगी, अगर आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हो, तीसरी चौथी 5वीं क्लास की ईवीएस की बुक, एटलीस्ट 6th क्लास की ज्योग्राफी वाली जिसमें स्पेस वाला टॉपिक आता है, हुँ, वो जी, अंतरिक्ष वाला टॉपिक, 6ठी क्लास की भूगोल का पहला ही चैप्टर है, वो अच्छे से अच्छा, तैयार कर ले। लेकिन जब हम बात करते हैं सर एमपी टेट की,
जी एमपी टेट का पैटर्न भी मैंने फॉलो करके देखा कि जी वर्ग 2 में उसने अगर सिलेबस में लिखा हुआ था जी वर्ग 2 में, तो जो उन्होंने लिखा था उससे क्वेश्चन नहीं आए। अगर वो 8वीं तक की बुक पढ़ने को कह रहा है तो क्वेश्चन 12वीं तक की कक्षा से पूछ रहा है। तो अच्छा अगर आप वर्ग 3 की अगर आप बात कर रहे हो तो भाई और बहनों संभल जाओ, 8वीं क्लास तक की एनसीईआरटी पूरी करो, 9वीं एंड 10वीं की ज्योग्राफी एंड साइंस को ना भूलो। अगर मैथ्स की बात कर रहे हो 8वीं तक का मैथ्स आप करके जाओगे और वहां पे वो मैथ्स पैडागोजी की टर्म में पूछ रहा है, तो जी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तुलना में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। अब हम बात करते हैं सर यूपी टेट की। जी यूपी टेट के पैटर्न को मैंने फॉलो किया कि यूपी टेट किसी की नहीं सुनता। हाँ ये ऐसा टेट है जो किसी की नहीं सुनता। जी तो आपको इसमें पूरा जीके कवर करना है। तो जी जहां से भी आपको जितना भी एनसीईआरटी है 10th क्लास तक की कुछ ना छोड़े, ना आपको हिस्ट्री छोड़नी है, ना आपको भूगोल छोड़ना है, ना आपको पॉलिटी छोड़ना है यूपी टेट के लिए। और जी एस टेट में आपको फोकस करना है प्रैक्टिकल चीज पे, क्योंकि वहां पर पैडागोजी नहीं आती। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, अगर आप जीरो से मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो आप पैडागोजी और मैथ्स को इस तरह से पढ़ो कि थ्योरेटिकल वाला पार्ट कवर कर लो ताकि सी टेट में हेल्प हो जाए, जी प्रैक्टिकल पार्ट आप तैयार कर लो ताकि यूपी टेट में, बाकी के टेट में, एस टेट में हेल्प हो जाए आपकी। और पैटर्न को फॉलो करने के लिए प्रीवियस ईयर की बुक जरूर देखो, उसके जी पैटर्न को फॉलो करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने एक पूछा है तो आप उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप कौन सी हो सकती है वो जी आप जरूर तैयार करो। जी ये है सब। तो जी तो एसएसटी के लिए भी थोड़ा सा जो पेपर 2 होगा उसके लिए भी थोड़ा बता दीजिए। पेपर 2 का सर एसएसटी का एज इट इज पेज नंबर के साथ 6th क्लास की, 7th क्लास की, 8th क्लास की 3 एनसीईआरटी जी एज इट इज क्वेश्चन उठ के आया है सर। एज इट इज क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर एक भी नहीं आया। अच्छा आपको कोई दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। 6th क्लास की एनसीईआरटी तीनों सब्जेक्ट की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की और आपकी पॉलिटी की, तीनों अच्छा क्लास के अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हो, एज इट इज क्वेश्चन उठ के आते हैं। चैप्टर एक चैप्टर में से 2 3 क्वेश्चन उठ के आए हैं सर। तो बाहर जो आप कहते हो कौन सी बुक पढ़ ले, कौन सी बुक पढ़ ले, तो जो हमारा, हम सी टेट की भी बात करते हैं, उसने मान्यता एनसीईआरटी की बुक्स को दी है। और सी टेट का तो हम बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं कि आज तक एनसीईआरटी से बाहर नहीं आया, तो अब भी नहीं आएगा। जी तो सर मैंने तो इवन एनसीईआरटी के ऊपर लिख के भेजा था, पेज नंबर और क्वेश्चन लिखे हुए थे पहले कि जी ये क्वेश्चन इस पेज नंबर से आया था, ताकि बच्चे ये कहते ना एनसीईआरटी क्यों पढ़े, कोई जी और हेल्प बता दो। तो ये पेज नंबर के साथ प्रूफ देने के कि ये इस पेज से उठ के आया ये वाला जी क्वेश्चन। जी मैम ये तो ये है बहुत ही सब। क्लियर कट, मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं एज ए स्टूडेंट अभी सुनूं तो बहुत ही क्लियर कट इन्फॉर्मेशन आपने दे दी, मैथ ईवीएस दोनों और एसएसटी की। मतलब अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप हवा में तीर मार रहे हैं, आपने पूरी क्लियर कट बता दी कि ये यहाँ से ही आता है। अगर ईवीएस की बात करें तो आपने 3 4 5 की बोली, तो एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं और आपने बार बार इस चीज के पैटर्न को देखे हैं, ये चीजें रिपीट हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि उस मतलब कई 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 बार अलग आ गया या कई बार कहीं और से आ गया, मतलब हर बार आप देख रहे हैं कि एक ही जगह से आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये तो प्रिपरेशन बिल्कुल करना सर, बहुत आसान हो जाएगा अगर प्रॉपर गाइडेंस टीचर को का बच्चों को मिले। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे मैंने पहले ईवीएस का मेरा कोर्स आया था, अभी ईवीएस का मैंने एनसीईआरटी बेस्ड कोर्स आ रहा है जो कि 4 तारीख से, अच्छा उसमें मैं एनसीईआरटी को पढ़ना सिखाऊंगी कि आपके अच्छा पास एनसीईआरटी तो है, कौन सी चीज को पढ़ना है, कौन सी को छोड़ना है, जी कि फालतू की चीजों पे टाइम वेस्ट ना हो, जी 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 फालतू की चीजों पे टाइम वेस्ट ना हो। तो ये मैं ये वाला कोर्स जो लेकर आ रही हूँ, इसमें जो मेरे नोट्स होते हैं मैं ऑन द स्पॉट नोट्स लिखवा देती हूँ, लेकिन बच्चे को पढ़ने का तरीका भी आ गया, क्योंकि बाद में जाके डीएसएसबी भी देना होता है, सीटेट क्लियर करने से जॉब नहीं मिलती, जी बाद में डीएसएसबी केवीएस के लिए भी जाना होता है। तो जी वो पढ़ाने की, जो पढ़ने की हैबिट होनी है कि कैसे की नोट्स बनाए जाए। जैसे मैं बच्चे को पहले ही बता देती हूँ, अगर आपके पास एक फुल पेज है कॉपी का, तो जी उसका कुछ पार्ट आप एक कॉलम के रूप में लाइन लगाकर पेंसिल से छोड़ दो। जी इतना बड़ा पैराग्राफ में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है मान लो, उसके की पॉइंट साइड में लिख दो, ताकि जी टाइम बचे, आपका पूरा पैराग्राफ ना पढ़ना पड़े, जी केवल उन 2 लाइनों को पढ़ने से आपकी रिवीजन हो जाए। जी इससे क्या होगा, जब आप एग्जाम में जाओगे तो सिर्फ आप 1 घंटे में पूरी रिवीजन कर लोगे, आप हर चीज की आप पूरी रिवीजन कर लोगे। तो अच्छा सबसे पहला तो यहाँ पे ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है,
सर ये जरूरी है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप उसका सिलेक्शन कर लेते हो कि क्या नहीं पढ़ना है, ऑटोमेटिकली आप बिल्कुल सही लाइन पे जा रहे हो, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। मुझे लगता है कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग बढ़िया से इस चीज को समझिए, नोट डाउन करिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, और इसी चीज को फॉलो करिए, ठीक है। और ऑब्वियसली ये मैम का एक्सपीरियंस है जो मैम आपको बता रही है, और अगर आप मैम के क्लास देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मैम के क्लास नहीं देख रहे हैं तो मैम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपके कहाँ पे कैसे कैसे कब क्लास आते हैं या आने वाले हैं, थोड़ा सा सबके बारे में, इंक्लूडिंग जो आप अनअकैडमी शिक्षा पर देती हैं, तो टोटल के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देंगे हम लोगों को। सर बिल्कुल, अभी दिसंबर मंथ में मेरे 5 कोर्स आ रहे हैं। एक बिल्कुल टोटली प्रैक्टिस कोर्स होगा, टेस्ट कोर्स केवल संडे को होगा। ओके 1 PM क्लास रखिएगा, 1.5 घंटे का सेशन है। मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज किया ये टेस्ट कि 2 टॉपिक एक बच्चा इजीली 6 दिन में कर सकता है, 7वें दिन आके आराम से टेस्ट दे सकता है। तो सारा जितना भी टॉपिक है वो आपका कवर हो जाएगा। 2-2 टॉपिक का एक बार में टेस्ट हो रहा है। 2 कोर्स मेरे ईवीएस के आ रहे हैं सर, पेडागोजी एंड ईवीएस कंटेंट का। दोनों अल्टरनेटिव चलेंगे, 4 बजे वो हमारी क्लासेस होंगी। और 2 ही कोर्स मैं लेकर आई हूँ, मैथ्स का और मैथ्स पेडागोजी का, कंटेंट एंड पेडागोजी बोर्ड। मैथ्स पेडागोजी ऑलरेडी मैंने पहले करवा दी थी, तो बच्चों की डिमांड पर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेडागोजी में, वहां पर जो टॉपिक होंगे वो समझ नहीं आएंगे, ऑन द स्पॉट समझा दिए जाएंगे और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे पेडागोजी में। बट कंटेंट आपका प्रीवियस ईयर का नहीं होगा। मैंने नया ये किया है कि प्रीवियस ईयर के पैटर्न को समझते हुए, पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चन मेरे माइंड के आएंगे, मतलब क्वेश्चन अलग होंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा। तो 5 कोर्स ये आ रहे हैं सर मेरे अभी अनअकैडमी पर। तो मतलब मोटा मोटी अगर मैं देखूं तो पेडागोजी और कंटेंट दोनों ही बच्चों के कंप्लीटली यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर से हो या एनालिसिस से हो या जिस भी तरह से वो हो जाएंगे। तो टाइमिंग क्या रहेगा मैम आपके क्लासेस का? सर टेस्ट कोर्स होगा, ओनली संडे टेस्ट होंगे, 1.5 घंटे की क्लास होगी, 1 PM टाइम रहेगा। ईवीएस का जो टाइम रहेगा 4 बजे रहेगा डेली, मंडे टू सैटरडे। अल्टरनेटिव चलेगा पेडागोजी एंड कंटेंट 4 बजे। मैथ्स का 7:30 PM रात का टाइम है, पेडागोजी एंड कंटेंट अल्टरनेटिव चलेगा। अच्छा, ओके। तो मतलब अगर मान लीजिए कोई बच्चे अभी अनअकैडमी प्लस पर जाना चाहते हैं या हैं और आपके क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अगर वो मान लीजिए कि कल से या आज से आपके वीडियो को देखना शुरू करें, तो क्या वो अपने एग्जाम्स के, आने वाले एग्जाम्स के लिए वो तैयार हो पाएंगे अगर वो मेहनत करेंगे तो? सर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्सेज लेकर आई हूँ कि जो बच्चों को ये लगता है कि हमारी पूरी तैयारी हो गई है, तो भाई आओ और टेस्ट दो और देखो कितनी तैयारी हुई है। जिनको लगता है कि तैयारी तो हो गई है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी बाकी है, वो भी आओ और प्रैक्टिस कर लो। जिनको लगता है हमें तो बिल्कुल भी नहीं आता, तो ऐसा भी हमने कोर्स बना दे कि वो भी आओ, बिल्कुल तैयारी करो और आपके एग्जाम से पहले ही पूरा सिलेबस कवर कर दिया जाएगा। टेंशन नहीं लेनी है आपके। मैं तो जो सर नोट्स होते हैं पीडीएफ, जब अगर पीडीएफ के रूप में मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। जो मैं बोर्ड पे लिख रही होती हूँ ना, जो सटीक बातें, उनको वही पसंद आती है। बिल्कुल वही पसंद आती है उनको। कहेंगे मैम प्लीज पीडीएफ नहीं, आप अपने हैंडमेड नोट्स हमें प्रोवाइड करो। तो मैं फिर वो लिखवा के बकायदा, और मेरा ये रूल रहता है कि टेस्ट लेती चली जाती हूँ सर मैं तब तक आगे नहीं बढ़ती, पहले टेस्ट ले लिया जाता है। तो वो बच्चे ये कहते हैं कि अगर आपके टेस्ट में हम अगर टॉप 10 में 15 में आ रहे हैं तो सीटेट या कोई भी टेट होगा क्लियर कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल उन मेरे नोट्स में से घुमा के ऐसा रहता है कि विचार इतने करवा दिए जाते हैं, तो बच्चे एग्जाम में पूरा विचार करें और गलती करने के चांसेस उनके कम हो जाए, वो यहीं पे कर ले गलतियां करनी है तो। जी बिल्कुल मैम। जैसे लगभग क्या सारे सब्जेक्ट में पेडागोजी सेक्शन है, आप जानते हैं, आप करवा भी रहे हैं 2-3 सब्जेक्ट के। बिल्कुल सर। अगर पेडागोजी के लिए अगर कुछ सेपरेट इंस्ट्रक्शन बच्चे को देना पड़े, तो पेडागोजी के लिए आप क्या फोकस पॉइंट बताएंगे बच्चे को, अगर वो सेपरेटली? सर मैं पहले आपको सबसे पहले ये बता, हाँ मैंने जैसे कि सीटेट 3 बार क्वालिफाई किया। कभी मैंने जैसे सीडीपी मेरा थोड़ा तंग है हाथ, क्योंकि प्याजे ने क्या कहा और किसने क्या कहा मुझे नहीं पता। तो सर मैं ये करती हूँ, फिर भी मेरे 30 आउट ऑफ 25 26 मार्क्स आते हैं। मैं क्या करती हूँ सर, एज्यूम करने लग जाती हूँ अपने आप को कि मैं वहां होती तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होता वो चीजें, सिनेरियो में अपना बना लेती हूँ, क्योंकि उसमें ये लिखा होता है एज ए शिक्षिका
सबसे पहला तो सर ये चीज होती है, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं ना पेडागोजी में, वहां पे पहली ही लाइन में ये लिखा होता है कि बच्चा 3rd क्लास का है कि 5th क्लास का है कि बड़े लेवल का है। तो वो बच्चा अगर छोटा है तो आपको यही सोचना है कि छोटा बच्चा क्या ऐसे कर सकता है, क्या डाटा कलेक्ट कर सकता है गांव गांव जाकर। वो ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं कि गांव में जाके डाटा कलेक्ट करेंगे। छोटा बच्चा है, जैसे कोई विधि की भी हम बात कर रहे होते हैं, लैब में नहीं जा सकता वो, क्योंकि मेजरमेंट करना नहीं आता है उसे। तो पहले तो मैं ये कहती हूँ, अंडरलाइन जो करना होता है, ये देखना होता है कि बच्चे के कौन सी क्लास के बच्चे के बारे में बात हो रही है। दूसरी चीज ये देखनी होती है, आपसे ये पूछा जाता है कि आप ईवीएस की अध्यापिका या अध्यापक हो या मैथ के। तो वहां पर सब्जेक्ट पे जब आप फोकस करोगे तब भी आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि मैथ का सोचने का तरीका कुछ और है और ईवीएस का कुछ और है। तो ये सारी चीजें सर मैटर करती है। अगर आप साइंस के टीचर हो तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो जाएगा। तो मैं तो आपको ये कहती हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, चाहे 2 बार पढ़ना हो। कई बार ये पूछा होता है असत्य बताओ, तो पहले आप क्वेश्चन में अंडरलाइन करो कि सत्य पूछा गया कि असत्य पूछा गया है, क्योंकि आपको आता सब है, वो आपने रॉन्ग पढ़ लिया, असत्य को ही नहीं पहचान पाए। मैं तो कहती हूँ पहले यही जाकर देखो पूछा क्या है, तो क्वेश्चन की डिमांड इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर मैं कहती हूँ एलिमिनेशन मेथड यूज करो। एलिमिनेशन मेथड ये है कि आपको जो 100% आता है आप वो देख लो कि वो आपको जो आ रहा है ये आपका मैचिंग में भी काम करता है, और जो जिस पे विचार करने को दिए जाते हैं या फिर असत्य ढूंढने को या सत्य ढूंढने को दिया जाता है, तो सबसे पहले आपको उसके साथ जाना चाहिए जो आपको 100% आता है। और मैचिंग वाले में तो सर 100 में से 99% चांसेस होते हैं आपको एक ही ऑप्शन से, क्योंकि ये यूपीएससी तो है नहीं, एक ही ऑप्शन से आपका आंसर निकल के आ जाता है सर। तो आप पहले अपना एलिमिनेशन मेथड यूज करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बच्चा कौन सी क्लास का है और आप किस सब्जेक्ट के टीचर हो, इस पे आपको फोकस करना है। कुछ टेक्निकल वर्ड होते हैं जो हमेशा नेगेटिव होते हैं। हमारा एनसीएफ कहता है रट्टा मारना मना है, तो जैसे रट्टा दिख जाए काटा मारो। तकनीकी वर्ड शब्दावली पे हमें फोकस नहीं करना है, उसको काटा मारो। लेकिन सर कई बार ऐसा हुआ, मैंने देखा एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें ये लिखा हुआ था कि तकनीकी को हतोत्साहित कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसा लिखा हुआ था। हाँ। लेकिन आगे पढ़ा ही नहीं, तकनीकी वर्ड देखा और उसी को काटा मार दिया बच्चों ने। हाँ। वही कई बार क्वेश्चन और ऑप्शन में 2-3 आपको नेगेटिव हो, जैसे कि क्वेश्चन में भी पूछ देगा कौन से कथन असत्य हैं, सत्य नहीं है, ऑप्शन में भी दे देगा कि ये नहीं है या ये टाइप का दे दिया, तो वो कॉम्बिनेशन में कई बार बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। हाँ, तो सर मैं क्या करवाती हूँ, मैं इक्वेशन बनवाती हूँ। पहले लिखा था सत्य नहीं और फिर उन्होंने कहा नहीं से नहीं काट दो, मतलब जो बचा आपको वो बताना। वही ये हम इक्वेशन बनाते ये बहुत जरूरी है। सही बोला आपने। तब जाके आप उसका मतलब रियल, कई बार आप जान के सही लगाते हो लेकिन एक्चुअल में उसका उल्टा हो जाता है, अगर थोड़ा सा अटेंशन आप नहीं होगा तो। जी। तो ये तो चलिए मैम, मुझे लगता है कि मेजरली सब्जेक्ट की आप यहाँ पर बात आप कर दिए, और साथ ही साथ बच्चे अभी से लेके एग्जाम तक बच्चों का रूटीन कैसा होना चाहिए मैम? क्योंकि अनअकैडमी पर बहुत सारी क्लासेस होती है, आप जानते हैं, बहुत सारे टीचर की क्लासेस पैरेलली चलते रहती है सुबह से शाम तक। बच्चे कई बार परेशान भी होकर आते हैं, मैम ये क्लास है वो क्लास है, यहाँ से वहां वहां से वहां, जैसा हम लोग साइकिल से दौड़ लगाते थे पटना दिल्ली लखनऊ कानपुर में, ऐसे बच्चे लगाते रहते हैं यहाँ से मोबाइल में यहाँ से वहां। तो इस दरमियान अब एग्जाम नजदीक है, तो आप बच्चे को क्या कहना चाहती हैं, कैसे बच्चे का रूटीन हो कि वो एकदम बिना दिमाग में खिचड़ी पकाए, बिना लास्ट में डिमोटिवेट हुए वो जो है सक्सेस हासिल कर ले? देखो सर, पता है क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि हाउस वाइफ हो गई कि वो 5 के 5 सब्जेक्ट जो है हमारे एक साथ नहीं कर पाते। बिल्कुल। मैं उनको ये कहती हूँ कि जैसे ही कोई कोर्स आ रहा है आप ये सिलेक्ट कर लो कि आपने 3 सब्जेक्ट इस कोर्स के साथ खत्म कर लेने हैं और 2 कोर्स अगले कोर्स के साथ खत्म कर लेने हैं। लेकिन सर अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, 2 ही हमारे महीने बचे हुए, एमपी टेक में 1 ही महीना बचे हुए हैं। तो इस टाइम पे तो उनको सब कुछ पढ़ना है, सब खिचड़ी बना हुआ है। मैं ये उनको कहती हूँ कि अगर आपने जो चीज पढ़ ली, अगर आपने खुद से उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो आप बिल्कुल भूल जाओगे। हमारी माइंड जो है एक मशीन की तरह काम करता है, तो उसको रेस्ट की जरूरत है। मशीन को भी जंग लग जाएगा अगर आप उसको ग्रीसिंग नहीं करोगे।
तो जैसे मैं उनको मैं टाइम टू टाइम उनको अपनी चीजें बताती रहती हूँ कि कब लंबे टाइम तक आप कैसे कर सकते हो चीजों को, तो हर एक चीज एक हफ्ते में रिवाइज करनी जरूरी है। पहली चीज तो अगर आप सो रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही, मैं तो ये कहूंगी मैं तो ये कहती हूँ बच्चों को, अगर आपको नींद नहीं आ रही, क्योंकि टाइम तो लगता है आधा घंटे का, अचानक से नींद नहीं आती है, पूरा आधा घंटा 1 घंटे का प्रोसेस होता है। मैं कहती हूँ आप आंख बंद करके लेटो, जो क्लास में हुआ था अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक बता पा रहे हो, ये टॉपिक हुए थे, वो फिक्स होगी आपकी मेमोरी में परमानेंट। आप उसको जरूरत है ग्रीसिंग की, अगले हफ्ते 1 हफ्ते के लिए फिक्स हो गया है वो। अगर आप भूल जाते हो, अरे ये कुछ बताया था याद नहीं आ रहा, कॉपी को मैं तो यही करती हूँ सर, अपने साइड में रखती हूँ, लाइट बंद है तो मोबाइल की टॉर्च जलाती हूँ और उसको देख के फिर बंद कर देती हूँ, फिर मैं वही इमेजिनेशन स्टार्ट कर लेती हूँ कि ये कराया था। तो मैं सारी चीजें अगर जीरो से लेकर, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक रिवाइज कर पा रही हूँ, इसको मैं कहती हूँ माइंड मैपिंग करना। जैसे मैं ईवीएस में मैपिंग सिखाती हूँ, तो मैं इमेजिनेशन सिखाती हूँ, तो इसको माइंड मैपिंग में कहती हूँ कि पूरा माइंड में आपका मैप फिट हो जाता है, आपकी जो आपने दिन में पहली क्लास ली थी और लास्ट वाली क्लास ली थी तब तक का। और मैं ये कहती हूँ जो चीजें आप भूल जाते हो, बार बार भूल रहे हो, मैं अपनी नोटबुक के सबसे फ्रंट पेज पे लगा देती हूँ सर वो चीजें, ताकि जब भी बुक खोलूं वही दिखे मुझे। मैं ये करती हूँ और फिर मैं वही चीज एग्जाम में नहीं भूलती हूँ सर। मैं ये करती हूँ कि जो चीज मैं बार बार भूल रही हूँ, मैंने अपनी कॉपी के 2 पेज स्टार्टिंग में खाली छोड़े हुए ब्लैंक, तो जो भूल जाती हूँ वो स्टार्टिंग में नोट्स के साथ में मैं लगा लेती हूँ, ताकि बुक खोलते ही मेरी नजर उस पे जाए। अगर आप ये दीवार पे कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगर मम्मी डांटते दीवार गंदी नहीं करनी है तो अपनी नोटबुक के फ्रंट पेज ऐसा भर दो आप, तो ये आपके की पॉइंट्स हेल्प करते हैं, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि कॉपी का पेज का कुछ हिस्सा आप स्केल से लाइन खींचकर की पॉइंट्स के लिए छोड़ दो जगह, उस पूरे पैराग्राफ में से जो की पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो आप वहां पर रख सकते हो, और वो ही इस टाइम पर हेल्प करेगा, क्योंकि जब खिचड़ी पक चुकी होती है तो पूरे पैराग्राफ देख देख के आपको रोना आ जाता है, तो वो की पॉइंट्स वर्क करते हैं। तो और अगर आपको कोई क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लग रहा है, सर बच्चों की टेंडेंसी ये होगी उनको बिल्कुल भी लिखना नहीं है, हम एमसीक्यूज कराते हैं, अगर वो एमसीक्यूज आपको आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है प्लीज उसको उतारो, उसको बार बार पढ़ो और साइड में उसका आंसर जो क्यों किया है आपने, रीजन पे जरूर लिखो उसके बारे में। तो जो आप ये लिखने से डरते हो, मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहूंगी कि पुराने के जमाने का जो पढ़ाने का तरीका होता था, हैंड रिटन जो हम चीजें कर रहे होते थे, और आज का जो सारा का सारा डिजिटल इंडिया वाला जो मुहिम चल के हुए बच्चों ने भी अपना ली है, उतारना बिल्कुल नहीं चाहते, पीडीएफ दे दो, लेकिन उतारने के क्रम में 50% चीजें आपको ऑन द स्पॉट याद हो जाती है। बिल्कुल। तो आपको अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए, मैं तो यही कहूंगी, मैं तो बनाती आई हूँ सर, मैंने एक बुक पढ़ ली उसके नोट्स बना लिए, तो वो नोट्स मैं किसी और को दे देती हूँ, जब मैं दूसरी बार पढ़ती हूँ मेरे दूसरे नोट्स होते हैं वो मैं फिर दे दूंगी, मैं हर बार नोट्स बनाती हूँ, क्योंकि हर बार मुझे सर, मैं एक बार बुक को पढ़ती हूँ, मैं तो ये कहती हूँ एक बार बुक को पढ़ो तो आप पूरी बुक रंग दोगे पेंसिल से, क्योंकि जो जो आप पढ़ते जा रहे हो करते जा रहे हो, फिर दूसरी बार जब आप बुक को पढ़ोगे केवल वही चीजें आपको रंगना है, कलर करना है या फिर अंडरलाइन करना है पेंसिल से जो आप भूल गए थे, फिर आप तीसरी बार पढ़ोगे आपको 80% चीजें समझ में आ जाएगी। अगर आपने एक बुक 5 बार पढ़ ली है तो 90% आपकी तैयारी हो गई है। अगर उस बुक से रिलेटेड अगर आप एमसीक्यूज कर लेते हो, अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा के देखते हो, अगर आप कैपेबल हो आंसर देने में, तो आप ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले लो कि आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, पेपर आपका बिल्कुल क्लियर है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, कॉन्फिडेंस की बात हो रही है यहाँ पे प्यारे बच्चों, और कॉन्फिडेंस की बिल्कुल बात नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं तो जो 2 महीने बाद क्लास में आए, मैम मैं तो बिल्कुल भूल गया हूँ, अब मेरे तो मार्क्स ही नहीं आते, तो इसीलिए मैंने कहा ग्रीसिंग जरूरी है, टाइम टू टाइम करते रहो। जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपने दी मैम, बहुत बहुत सही तरीके से बताया। और मुझे लगता है कि जब भी कोई भी बच्चा भी अगर स्ट्रेटजी अपनानी है, पढ़ना तो है, विकल्प नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, करना तो होगा ही, बिल्कुल नहीं। उत्साह के साथ, एनर्जी के साथ थोड़ा सा सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाइए तो जरूर आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा और बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चे सीख भी सकते हैं। मैम बहुत सारी बातें हमने आपसे की, आपसे बात खत्म करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन समय का भी पाबंद है, सीमा है, और आपने इतना समय दिया है। जाते जाते आप सारे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी मैम? सर मैं तो एक मेरा जो फेवरेट जो मैं अपने
मेरे अंदर पॉजिटिविटी लाता रहता है। वही मेरा फेवरेट डायलॉग जो मेरे को बहुत पसंद है वो ये है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बस आपको मन को ही नहीं हारना है। आप कभी मन हार हार के ये बैठ जाओ मेरे से तो होगा ही नहीं। आप कई बच्चे ऐसे होते हैं कि टेस्ट में बैठ जाते हैं, उनको नहीं आ रहा तो वो इतना अपने आप को डीमोटिवेट कर लेते हैं, सोचते कि हम नहीं कर पाएंगे। तो वो आपको हिम्मत कभी नहीं हारनी है। लाइफ में ऐसे पल आते रहते हैं, मेरे साथ आए हैं, सब लोगों के साथ एक बार जरूर आए हैं, उनसे थोड़ा सा ओवरकम करो। और ये जो हिम्मत है, मैं तो ये भी कहूंगी कि फैमिली भी बच्चों का सपोर्ट करे, उनके साथ खड़ा रहे, तो 50% हिम्मत तो उनको देख के ही आ जाती है इंसान में। तो लेकिन कभी भी आपको हिम्मत को नहीं हारना है। जिससे आप थोड़ा ऐसा लगते हैं कि इससे बात करके थोड़ी पॉजिटिविटी आती है, उससे बात करो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। एक ऐसे भी दोस्त होते हैं सर जो कहते हैं नहीं होगा तू छोड़ इसको, तू प्राइवेट जॉब कर ले कोई। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। तो फ्रेंड्स की भी कैटेगरी होती है। ऐसे टाइम पर आपको ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए जो आपके अंदर थोड़ा पॉजिटिव तरीके से आपके अंदर हिम्मत थोड़ा सा उत्साह भरते हैं। मैं ऐसा करती आ रही हूँ। मेरे घर में मैंने डिसाइड कर रखा कि इस टाइम पे ये वाला अच्छा एडवाइस करेगा, क्योंकि हमारे पास वेराइटी ऑफ फ्रेंड्स होते हैं। कुछ जुगाड़ू फ्रेंड होते हैं, कुछ अच्छी सलाह देने वाले होते हैं, और जो हमेशा कुछ होते हैं कि हमेशा आपको ऊट पटांग चीजें बताएंगे, शॉर्टकट तरीका बताना चाहते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी सिचुएशन कैसी है और इस टाइम पर आपको सबसे अच्छा सलाह कौन दे सकता है। जी जी मैम, जी बिल्कुल, बहुत बहुत ही करेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपने बहुत अच्छी बात बोली मैम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत ही अच्छी आपकी वॉइस भी है, बहुत अच्छी आपकी नॉलेज भी है, उतना ही अच्छा आपका रिप्रेजेंटेशन भी है, उतना ही अच्छी आपका जो विजन है बच्चों के प्रति वो भी है। और पूरे डिस्कशन के दौरान मुझे कहीं पर भी आपके आपके नॉलेज का जो एक बोलते हैं कि घमंड है या कुछ है वो नहीं दिखा, लेकिन आपके अंदर एक एम्पावरमेंट मुझे जरूर दिखी, क्योंकि मैं भी साइकोलॉजी का टीचर हूँ। तो वो एम्पावरमेंट मुझे दिखी मैम पूरे दोनों ही डिस्कशन में, जिससे कि सामने वाला होता है ना कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव एनर्जी वाला बंदा बैठा हो या बंदी बैठी हो तो आप भी उस पॉजिटिव एनर्जी में आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे वो पॉजिटिव एनर्जी स्टूडेंट्स में ट्रांसफर हो रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये लाखों स्टूडेंट तक ये ट्रांसफर हो और बच्चे अलग अलग माध्यम से जहां पर भी आपसे बच्चे सीख सकते हैं। मैं सोशल साइट्स पे देखता रहता हूँ, आप अलग अलग माध्यम से बच्चे को सिखाते हैं। मैं बच्चों से भी कहता हूँ कि आप एक बार गूगल में भी सर्च कर लीजिए, और भी अलग अलग माध्यम आपको मिलेंगे। मैम बहुत अलग अलग तरीके से आपको मदद कर रही है। मैम जितनी भी आपकी जर्नी रही, जितने भी फ्लक्चुएशन रहे, लेकिन उसके बाद जहां पर आप हैं और जिस सोच के साथ हैं, आपके लिए पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं 4 लाइन किसी के लिए बोलने वाला हूं, और पहले इंसान आप हैं। और मैम आपके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, और आपके तरफ से जितने भी लोग इससे उत्साहित होना चाहते हैं उन सब के लिए कहना चाहूंगा, जो आपने करके दिखाया है कि हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं, हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, हमें बदलने की कोशिश मत करना दुनिया वालों, क्योंकि हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। तो वो बदल के आपने दिखाया है। थैंक यू सर सो मच ब्यूटीफुल लाइंस के लिए। और सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन रही हूँ। अभी हम फर्स्ट टाइम थोड़ा सा फेस टू फेस बातें कर रहे हैं। जी यस सर, बिल्कुल। तो मैं आपकी खुद भी बहुत बड़ी फैन रही हूँ, क्योंकि जो आपकी क्लास की स्टार्टिंग होती है वो मुझे बहुत पसंद है। एक पॉजिटिव थॉट के साथ आप स्टार्ट करते हो, और ये मुझे बिल्कुल बहुत पसंद है सर। जी मैम, ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये मेरा मतलब बड़प्पन है कि मतलब आपका बड़प्पन है कि मेरे जैसे मेरे क्लास में के जो आपको अच्छा लगा। लेकिन मैम इसमें रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी लाइन मैंने अभी बोली वो बिल्कुल आपके लिए ट्रू है, और आपने उस इतिहास को बदला है, और आपने उस सोच को बदला है। जो लोग आपने बताया कि आपकी शादी लोग चाहते थे हो जाए, उस समय पे आपको झुकने का टाइम था, आप एक लड़की बन के रह जाते, आप एक लड़का बन के दिखाए, लड़की और लड़के के फर्क को मिटाए। बाय द वे मैं ये अगर कहूंगा कि आप लड़की से लड़का बन के दिखाए तो ये गलत होगा, क्योंकि आप लड़की कर सकती है ये आपने करके दिखाया, देयर इज नो डिफरेंस, ये बताया, और उस हिस्ट्री को चेंज किया। और अभी आप अनअकैडमी पर भी हिस्ट्री चेंज कर रहे हैं और बहुत बेहतर कर रहे हैं, बहुत आप बच्चों को मदद कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाला जो रिजल्ट होगा वो भी हमारे हजारों स्टूडेंट के हिस्ट्री को चेंज करेगा।
तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको हमारे इस दोनों ही वीडियो में आने के लिए। और रियलिटी में मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुशनसीब मानता हूं कि मुझे ये मौका मिला कि मैं आपसे इतनी देर वीडियो में बात कर पाया। ऐसे तो फोन पे हमारी कभी कभी बात होती है, लेकिन वीडियो में इतनी देर हम लोग बात किए, इतनी देर जाने, और बच्चे इससे बहुत ज्यादा लाभ ले सकते हैं। मैम आपको 100 हृदय में नमन करता हूं, अनअकैडमी की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, बच्चों की तरफ से आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस एपिसोड में आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं भी अपने आप को सौभाग्यवती समझती हूँ कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर, हमेशा मिलता है। तो जैसे आप सीडीपी की बात कर रहे होते, आपने मेरी क्लास नहीं देखी होगी, बट मैंने आपकी क्लासेस देखी हुई है, क्योंकि मैं ये देखना चाह रही थी कि कुछ तो अलग है सर में। जैसे बच्चे तारीफ कर रहे होते हैं, आपके पढ़ाने का जो तरीका होता है, एग्जाम्पल देकर जब आप चीजों को बता रहे होते हैं, एक चीज को अगर आपने एग्जाम्पल देकर बताया, उसके अंदर पॉइंट इतने सारे निकल रहे होते हैं। तो मुझे खुद, मैं सीडीपी से इतना डर लगता है, लेकिन मुझे खुद आपकी क्लास इतनी अच्छी लगती है। और आप जो स्टार्ट करते हो पॉजिटिव थॉट के साथ, मैं सोचती हूँ मैं भी करूंगी, बट वो दिन आज तक आया नहीं है। तो लेकिन सर, बट आप बहुत अच्छा करें इस प्लेटफॉर्म पर, हम जैसे टीचर्स को मोटिवेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। मैम ये बहुत बहुत ही एनर्जी दे रहा है मुझे ये चीजें, और निश्चित ही मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि इस चीज को, आपकी जो आप लोगों का जो प्यार है, प्रेम है, स्नेह है, इसको मैं जरूर बरकरार रखूं और आगे और भी सीखता रहूं। और जैसे कि आप आज भी लर्नर हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक टीचर अगर लर्नर हो तो इसका मतलब कि वो बहुत बड़ा टीचर हो सकता है आगे भी, क्योंकि अंत तो कुछ है नहीं। और आप इतने बड़े टीचर होने के बाद भी आज आपने जितनी भी बातें की, एक लर्नर के हिसाब से भी बातें की, आज आप खुद भी पब्लिक प्लेस पे बोल ऐलान कर रही हैं कि मैं स्टूडेंट हूं, मैं तैयारी भी कर रही हूं, मैं पढ़ा भी रही हूं, पढ़ने के लिए भी मैं हर बार अपने नोट्स बनाती हूँ। मुझे तो लगता है कि हर लाइन में बच्चे को सीखने की जरूरत है। और मैम स्टूडेंट ही नहीं, मैं भी जब इस वीडियो को देखने के बाद रात में जब बेड पे जाऊंगा, लाइट ऑफ करने के बाद आंख बंद करके अगर 5 मिनट सोचूंगा, तो मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर हम वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर मिलेगा अपने लाइफ स्किल में और अपने आप को आगे बढ़ाने में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सर, बाय बाय। जी, तो बच्चों आप लोग देख रहे थे डिम्पी मैम के साथ हमारा ये दूसरा और अंतिम एपिसोड। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, कुछ सीखिए। वीडियो अगर समझ में आई हो तो एक बार फिर से देखिए, ना समझ में आई हो तो पक्का देखिए, क्योंकि मैम ने बहुत बेहतर बातें की है। दोनों ही एपिसोड को देखिए। हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटे, खुश रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय, जय हिंद।